नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अलीगढ़ शराब कांड में न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हुई है। 85 लोगों की मौत के मामले में अब बरेली का कनेक्शन सामने आया है। यानी कि जो अलीगढ़ में मौतें हुई हैं उन मौतों का बरेली कनेक्शन सामने आया है। बरेली से ही इथाइल केमिकल मंगाता था कारोबारी विजेंद्र कपूर। इथाइल बरेली से मंगाकर माफियाओं तक विजेंद्र ही पहुंचाता था। पिछले 15 साल से नकली शराब बनाने का काम यहां पर चल रहा था। लॉकडाउन के कारण इस बार बरेली से इथाइल नहीं आ पाया था। इथाइल नहीं आने पर विजेंद्र ने मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई की थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब पीने से ही 85 लोगों की जान गई। तो न्यूज वन इंडिया के पास अलीगढ़ शराब कांड के मामले में एक नया मोड़ आया है, नई जानकारी हमारे पास आई है और इसमें अब बरेली कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। जो विजेंद्र कपूर है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पिछले 15 सालों से वो इस काम को कर रहा था और लॉकडाउन के कारण इस बार वो बरेली से इथाइल नहीं आ पाया था, क्योंकि वो इथाइल बरेली से मंगाता था। और इथाइल नहीं आने पर ही विजेंद्र ने मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई की और मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब भी पीने के कारण इन तमाम लोगों की जान गई है। न्यूज वन इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें ये बरेली कनेक्शन उभर कर सामने आया है। अलीगढ़ शराब कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार है केमिकल कारोबारी विजेंद्र कपूर। सोर्सेस के मार्फत हमें जो जानकारी मिल रही है कि अलीगढ़ में हुए शराब कांड का सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे कसूरवार विजेंद्र कपूर है। विजेंद्र ने ही मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई की थी। बरेली से जब कच्चा माल नहीं मिला तो विजेंद्र ने मिथाइल की सप्लाई कर दी और मिथाइल की सप्लाई की गई और उसी मिथाइल से शराब बनी है और उसी शराब को पीकर इन 85 लोगों की मौत हुई है। तो पूरा जो जांच है और जिसकी इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जहां से होती है, जो सबसे बड़ा दोषी है, सबसे कसूरवार है, वो यही विजेंद्र कपूर है। इसने इथाइल के जगह पर मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई कर दी थी। तो विजेंद्र कपूर इस वक्त जांच के दायरे में है और सबसे बड़ा कसूरवार भी नजर आ रहा है। विजेंद्र जानता था कि मिथाइल अल्कोहल जानलेवा होता है, इस बात की उसको पूरी तरीके से जानकारी थी। इस बात की जानकारी विजेंद्र के पास थी कि हल्की से मिथाइल लोगों की जान ले सकती है, लेकिन उसने पैसों की लालच में मिथाइल अल्कोहल का सप्लाई किया और उसी सप्लाई किए गए मिथाइल अल्कोहल से शराब बनी और शराब को पीने के बाद 85 लोगों की मौत अलीगढ़ में हो गई। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा कसूरवार है, जो मौत का सप्लायर है, वो विजेंद्र कपूर है। और फिलहाल ये जो विजेंद्र कपूर है, इसको अलीगढ़ पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर लगातार उससे पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ के दौरान विजेंद्र कपूर ने कई सारी बातें पुलिस को बताई हैं, जो हमें हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई वही करता था। शराब माफियाओं को मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई विजेंद्र खुद करता था। विजेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने मिथाइल और इथाइल को बरामद किया है। विजेंद्र को अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने क्लीन चिट दे दी थी और कल हमने इसमें आपको पूरी बात भी बताई थी, पूरी खबर बताई थी, जिसमें और आज से ठीक एक दिन पहले इस मामले को लेकर जब विजेंद्र कपूर का नाम सामने आया था और सांसद से सवाल पूछा गया था, तो सांसद ने किस तरीके से विजेंद्र कपूर को क्लीन चिट दी थी वो आपको हम सुनवाते हैं। को जो आबकारी विभाग जो बता रहा है, उनका पुराना 10 साल पुरानी फैक्ट्री है
जो कि इंक की फैक्ट्री है, स्याही बनाती है, सैनिटाइज बनाती है, पूरा वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अतरौली के बहुत अच्छे परिवार से जिम्मेदार परिवार है। ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है। सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दवा बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का। तो सांसद को आप सुन रहे थे। सांसद का यह आरोप है कि जिला प्रशासन आबकारी विभाग जिले के एक सम्मानित व्यापारी को टारगेट कर रहा है, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी जान बच जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है कि विजेंद्र कपूर ने अपने गुनाह को कबूल किया। उसको पता था कि वो मिथाइल अल्कोहल आम लोगों की जान ले सकता है, लेकिन पैसे की लालच में उसने मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई कर दी। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और योगेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले अलीगढ़ का ही रुख करते हैं। योगेंद्र, जो जानकारी मिल रही है और कल सांसद की बात भी हमने सुनी, इसमें इस पूरे बयान को, इस पूरे सिनेरियो को हम किस तरीके से इसको हम मोल्ड करें, किस तरीके से इस बयान को लें? देखिए, पुलिस ने बड़ी मेहनत से काम किया। रात को जैसे यहाँ पे जांच हुई शराब की बोतलों की, जो मिली थी, उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला। तो जब वहां फैक्ट्री पर जांच करी गई तो पुलिस ने रात को ये मेरठ भेजी कि इसके यहाँ कौन कौन से केमिकल मिले हैं। जब पुलिस को ये प्रूफ हो गया कि इसके यहाँ से ही मिथाइल अल्कोहल गया है, तब उसने पूरी छापामार कार्रवाई और फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये जो विजेंद्र कपूर है, जो कि बहुत ही बड़ा और सभ्य और बहुत ही ईमानदार व्यापारी बताया जा रहा है सांसद के द्वारा, ठीक है। इसी में जो है कि अपने लालच के लिए, जो कि लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका सारा का सारा माल बरेली से आता है, ठीक है, या और कई जगहों से आता है। तो जो भी लॉकडाउन के दौरान इसका माल नहीं आ पाया, तो इसने जो शराब बनाने वाले कारोबारी हैं, अवैध शराब बनाने वाले कारोबारी हैं, उनको मिथाइल अल्कोहल सप्लाई कर दिया। क्योंकि शराब कारोबारी जो पिछले 10-12 साल से अवैध शराब बना रहे हैं और लोगों को पिला रहे हैं। अभी चुनाव भी हुए, एक भी आदमी की मौत नहीं हुई जहरीली शराब पीने से। लेकिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से जो मिथाइल अल्कोहल, जो कि अब तक ये शराब कारोबारियों को सप्लाई करता था, उसकी शॉर्टेज हो गई। जब उसकी शॉर्टेज हो गई तो इसने कहा मेरा इस टाइम मौका है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको सप्लाई करूं। तो इसने पैसे के लालच में जो है मिथाइल अल्कोहल लोगों को सप्लाई कर दिया, तो शराब कारोबारी को सप्लाई कर दिया। जो शराब कारोबारी है वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये विजेंद्र कपूर हमें केमिकल देता है, उन्हें कुछ नहीं पता इथाइल मिथाइल क्या है। उन्होंने उसी रो में जो है मिथाइल अल्कोहल से शराब बना दी, और अपना जो सिस्टम था, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुकानें पहुंचना हो, पूरे जिले में मिथाइल अल्कोहल की शराब पहुंच गई। जैसे ही मिथाइल अल्कोहल की शराब पहुंची है, एकदम से मोटा कांड आना चालू हो गया है। तो इस कांड का सबसे बड़ा हत्यारा, अवैध शराब कारोबारियों से भी बड़ा हत्यारा यह है विजेंद्र कपूर। क्योंकि कोई भी अवैध शराब कारोबारी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी शराब पीने से लोग मर जाए और उसका कारोबार बंद हो जाए। तो ये तो आप खुद ही समझदार है कि इसने अपने लालच में, सिर्फ कच्चे लालच में, जो चलिए पैसे, ठीक है योगेंद्र, आपकी बात समझ में आ गई कि पैसे की लालच थी और लॉकडाउन की वजह से कच्चे माल का शॉर्टेज हो रहा था। तो भाई जो शराब बनाने वाले हैं उनको क्या पता कि सफ़ेद पाउडर है, सफ़ेद पाउडर में कौन सा है। तो इथाइल और मिथाइल में उनको फ़र्क समझ नहीं आया, उन्होंने शराब बनाया और पूरे ज़िले में सर्कुलेट कर दिया, और ज़िले में जहाँ जहाँ पर गया लोगों की जान गई। एसके वाजपेयी, इस पूरे प्रकरण के बाद एक कहीं ना कहीं आबकारी विभाग को भी अब सोचना पड़ेगा कि ये जो शराब बनाने से लेकर आम लोगों के हाथ तक शराब पहुंचती है, इस पूरे प्रोसेस को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित है। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस, चाहे किसी भी जिले की हो जहां जहां इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, निश्चित तौर पर इसमें संलिप्त रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ भी इससे छूटी नहीं रही। राजधानी लखनऊ में भी अभी जब पहली लहर आई थी, उसके बाद लखनऊ में सरोजनी नगर इलाका है जहां पर 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी।
बाराबंकी में भी वही घटना थी, फिरोजाबाद में भी थी, प्रयागराज में थी, वाराणसी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में थी। अब ये घटना जब अलीगढ़ में हुई है और बड़ी घटना है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, तो निश्चित है कि सवाल उठ रहे हैं, अधिकारों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि अगर जो काम है आबकारी विभाग का, छापेमारी का, टेस्टिंग का, लगातार इस तरीके की चीजों को मॉनिटरिंग का, अगर वो किया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। और जिस तरीके से जिला प्रशासन का रवैया अलीगढ़ का रहा है, निश्चित ही उसको बड़े सवाल खड़े करता है, चाहे वो डीएम हो या फिर कप्तान हो या फिर आबकारी विभाग हो। जितने भी माफिया पकड़े गए हैं, जिनसे भी पूछताछ होती है, सीधी सी बात, एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं उनके जो तार थे वो अफसरों से जुड़े हुए थे, पुलिस से, आबकारी से, और कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में पूरा कारोबार चल रहा था। जो इसकी बड़ी रकम आती है पूरी ऊपर तक जाती है, ये सबको पता है और इसमें कोई नई चीज नहीं है। अधिकारी आज भले ही किसी चीज को लेकर अपने बहानेबाजी कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सवाल यही कि जब पुलिस की नाक के नीचे आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर होता है, उसके अलावा पुलिस का एसएचओ होता है, उसके ऊपर पूरी एक फहरिस्त है पुलिस अधिकारियों की, चाहे वो सीओ हो, एडिशनल हो या फिर एसपी हो। यही सेम प्रोसेस आबकारी विभाग में होता है, जिला आबकारी अधिकारी तक, गांव के एक कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब इनकी जानकारी में होता है। जब दुकानों पर शराब बिक रही होती है, परचून की दुकानों पर मिल रही होती है, ठेले खोमचों पर मिल रही होती है, इनको सब पता होता है। लेकिन बावजूद इसके ये तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक अलीगढ़ जैसी कोई घटना नहीं हो जाती। हमने देखा है, इसी करीब 2 साल पहले बड़ी घटना सहारनपुर और कुशीनगर में भी हुई थी, 60 लोगों की मौत थी, और जिसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे उसको भी हटाया गया था, उसके बाद चार्ज रामनिवास अग्निहोत्री जी को मिला था। तो निश्चित है कि सवाल कई हैं कि आखिर उस समय का इंतजार क्यों किया जाता है जब तक इस तरीके की कोई घटना ना हो जाए। जहां तक आबकारी विभाग का सवाल है, उसके पूरे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम है, केवल शराब व्यवस्था को देखना, किस तरीके की शराब सप्लाई हो रही है, कहीं बाहर से तस्करी तो नहीं हो रही, जहरीली शराब तो नहीं बनाई जा रही। वो विभाग अपने ही विभाग का काम नहीं कर पाता है। जबकि अगर प्रशासन की बात करें तो उसके पास दूसरे काम होते हैं, पुलिस के पास दूसरे भी काम होते हैं, लेकिन आबकारी विभाग के पास कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। अगर कर रहा होता तो अलीगढ़ और सहारनपुर, कुशीनगर जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं होती। तो निश्चित है कि जरूरत यह है कि जो भी माफिया हैं उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जाए और एक संदेश देने की कोशिश की जाए। जो उनका नेक्सस है, उस पूरे नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अलीगढ़ में देखेंगे तो 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से, 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर देने से ये नेक्सस टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल टहनियों को काटने से हम ये नहीं सोच सकते कि पेड़ अपने जड़ को छोड़ देगा। टहनियों को काटने से ज्यादा जरूरी है कि आप जड़ को खत्म करें, ये बहुत जरूरी है। एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा, योगेंद्र आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो अलीगढ़ में अराजकता की हद थी। कैसे शराब तस्करों के नाम पर ठेके आवंटित होते थे, और इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मौन था। किस तरीके की अराजकता रही है अलीगढ़ में, उसका ये आपको उदाहरण बता रहे हैं। शराब के ठेके माफियाओं के नाम पर आवंटित होते थे, जिला प्रशासन है, आबकारी विभाग है, वो मौन है। 85 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी जो जिलाधिकारी हैं उनकी आंखें नहीं खुली हैं। मौत के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने 16 ठेकों को निरस्त कर दिया, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। लेकिन सवाल ही उठता है कि आखिरकार जो जिलाधिकारी हैं चंद्रभूषण सिंह, वो अब तक क्या कर रहे थे। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या कुछ छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करके अपनी गर्दन बड़े अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिला अधिकारी जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही क्यों ना तय की जाए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे जिले का भार है। आप जिले के जिलाधिकारी हैं, आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो सवाल हमारा यही है कि जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अलीगढ़ में 85 लोगों की मौत हो गई, और 85 मौत की जिम्मेदारी क्या जिलाधिकारी की नहीं है। इतनी लाशें बिछने के बाद क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर। सवाल वही है कि ऐसे जब घटनाएं होती है तो छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है और बड़े अधिकारी अपनी गर्दन बचा लेते हैं। तो क्या यहां पर डीएम अपनी गर्दन बचाने की जरूरत में है? लाइसेंस उन्होंने निरस्त कर दिए, क्या लाइसेंस निरस्त करना ही सब कुछ है?
तो मेरे साथ एसके वाजपेयी और योगेंद्र दोनों जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आपने भी किया और एसके वाजपेयी ने भी किया। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो आबकारी विभाग है जिले का, वो ये जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं उनके यहाँ क्या कभी दबिश दी जाती है, उन तक कभी ये टीमें पहुंचती है या सीधे ठेकों पर जाती है अपना वसूली करने के लिए? राजेंद्र कपूर के हाथ में मिला है, ये टोटल का टोटल इसको केवल इसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए लाइसेंस लिया हुआ था, जिसमें कि इसको थोड़ी बहुत अल्कोहल की रखने की जरूरत थी, मतलब परमिशन। इसको मिथाइल अल्कोहल रखने की तो कोई परमिशन ही नहीं, जिसके वहां से करीब 250 के करीब ड्रम मिले हैं वहां से मिथाइल अल्कोहल की। तो अब ये तो आबकारी विभाग ने अभी कुछ लॉकडाउन के दौरान एक दो छोटे छोटे जो उनको कारोबारी थे जिन्होंने क्या कहते हैं अल्कोहल से सैनिटाइजर बनाने चालू कर दिए थे, एक या दो केवल उनके यहाँ कार्रवाई करी और कोई कार्रवाई नहीं करी। और दूसरी चीज मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जब आबकारी विभाग खुद ही दारू बनवा रहा है और खुद ही दारू बिकवा रहा है तो वो कार्रवाई क्यों करेगा? जब वो खुद ही शामिल है क्यों क्या कार्रवाई करेगा? उसको मंथली आ जाती है, बात खत्म। ये तो खेल वहां बिगड़ा जब इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल चली गई। तो चलता ही रहता खेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 10-15 साल तक। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर खेल उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर इथाइल की जगह पर मिथाइल गई है और लोगों की जान गई है। एसके वाजपेयी, यहाँ पर जिलाधिकारी की भूमिका को लेकर भी बात होनी बहुत जरूरी है। जब जिले में कोई भी विभाग अच्छा काम करता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इनाम देती है, तो जिलाधिकारी की पीठ थपथपाई जाती है, क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे बड़ा जिले में कोई नहीं होता। तो जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो हम जिलाधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं तय करेंगे? जिलाधिकारी के पास ये पावर होता है, किसी भी विभाग के अधिकारी को, बड़ा से बड़ा अधिकारी को बुलाकर अपने यहाँ तलब कर सकता है, जवाब मांग सकता है। तो हम जिलाधिकारी को क्यों नहीं इस मामले में सवालों के घेरे में रखें और उन पर कार्रवाई क्यों ना की जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जिलाधिकारी अलीगढ़ पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। और जहां तक आबकारी विभाग का सवाल है या पुलिस विभाग का सवाल है, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे वो आबकारी विभाग के अधिकारी हो या फिर पुलिस के, जिलाधिकारी सभी को निर्देशित कर सकता है और किसी तरीके के अभियान चलाने के लिए भी कह सकता है। और जहां तक जिलाधिकारी अलीगढ़ का सवाल है, वो लंबे समय से अलीगढ़ में जमे हुए हैं, उनको सब पता है, उनके पास में लंबी जानकारी होगी क्योंकि वो लंबा समय वहां बिता चुके हैं। वहां पर कौन माफिया है, कौन किस तरीके के व्यापार में लिप्त है और किस तरीके की वहां पे नेक्सस चल रहा है, इन सभी की जानकारी जिलाधिकारी के पास निश्चित होगी। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं वो अपनी गर्दन बचाने के लिए दूसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो कार्रवाई आज उनको ठेके निरस्त करने की हो रही है, शायद ये कार्रवाई अगर उन्होंने पहले की होती तो ये घटना नहीं होती। लेकिन अब चूंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि जहां आबकारी विभाग के बड़े अफसरों पर कार्रवाई हुई है, वहीं उन पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में एक संदेश बाकी के अफसरों को भी जाएगा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जरूरत यह भी है केवल कार्रवाई नहीं, इन पूरे मामले पर इनके खिलाफ एफआईआर इन सभी अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए और इनकी पूरी भूमिका की निर्धारित होनी चाहिए कि आखिर इन्होंने अभी तक कितने छापे किए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितनी बरामदगी की। इन सभी चीजों की भी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि जब ये घटना हुई उसके पहले आखिर आबकारी पुलिस विभाग, साथ ही साथ जिला प्रशासन क्या कर रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। निश्चित है कि जो एक नियम निर्धारित किया गया है, जो गाइडलाइन दी गई है, जिसमें इस तरीके की छापेमारी और चेकिंग के निर्देश लगातार आबकारी विभाग को जारी होते रहे, उनकी गाइडलाइन में भी है। लेकिन बावजूद इससे इस तरीके की कोई छापेमारी पहले नहीं हुई। यही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके के जो नेक्सस है वो लगातार जिलों में चलते हैं और जब कोई किसी तरीके की घटना होती है तो तुरंत पुलिस और बाकी आबकारी विभाग सक्रिय हो जाता है। अगर हम इस तरीके से देखें तो अभी अलीगढ़ की घटना के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार आबकारी विभाग छापेमारी कर रहा है, उसकी खबरें भी दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर ये छापेमारी अलीगढ़ की घटना होने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद क्यों ये पहले क्यों नहीं की? लेकिन सवाल यही है कि ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई कर संदेश बाकी के अफसरों को देना चाहिए ताकि ये घटना दोबारा किसी भी जिले में ना हो। जी चलिए ठीक है, एसके आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, योगेंद्र आप भी मेरे साथ बने रहिएगा।
तो अलीगढ़ में हुए शराब कांड में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड से जुड़ा अब कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है। शराब की बोतल के ढक्कन और रैपर कानपुर से आते थे, यानी कि अब अलीगढ़ में हुए शराब कांड का कानपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बोतल के ढक्कन और रैपर कानपुर से आते थे। विजेंद्र कपूर की गाड़ियों से ही कानपुर से अलीगढ़ सप्लाई होती थी। इसमें नकली होलोग्राम और बोतल के ढक्कन का सप्लायर भी विजेंद्र था, यानी कि विजेंद्र कपूर इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड था। और पूरे मामले में एक एक जब तार अब खुल रहे हैं तो धीरे धीरे कर एक एक सच सामने विजेंद्र कपूर का आ रहा है। विजेंद्र कपूर की गाड़ियों से ही कानपुर से सप्लाई होती थी। नकली होलोग्राम और बोतल के ढक्कन का सप्लायर भी विजेंद्र कपूर ही था। कानपुर के ब्रह्मनगर में ये सभी सामान तैयार होते थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में हुए शराब कांड का कानपुर कनेक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। विजेंद्र कपूर कानपुर से अपनी गाड़ियों के जरिए नकली होलोग्राम और बोतल के ढक्कन की सप्लाई करवाता था। कानपुर के ब्रह्मनगर में ये रैपर और नकली होलोग्राम तैयार होते थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद इसका एक और कनेक्शन धीरे धीरे कर परत दर परत सामने चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, अलीगढ़ के शराब कांड का कानपुर कनेक्शन क्या कुछ उभर कर सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नकली शराब बनाने का कारखाना, कई कारखाने अकेले अलीगढ़ में चल रहे थे, इसमें इनको रैपर कहां से मिलते थे, इनको ढक्कन कहां से आते थे और ये होलोग्राम कहां प्रिंट होते थे, ये जब इस पूरे मामले में जांच चली तो इस पे एक बड़ा खुलासा हुआ है कि विजेंद्र कपूर उसका भी मास्टरमाइंड था और विजेंद्र कपूर अपने केमिकल और सैनिटाइजर के उससे ही जो है ये जो जहां से सैनिटाइजर और इंक के होलोग्राम छपते थे वहीं से, यानी कानपुर से ही ये इसके जो नकली शराब के होलोग्राम थे वो भी वहीं से छपते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहीं से इंक और सैनिटाइजर के स्टिकर और होलोग्राम के जरिए ही चोरी छिपे सारे जो नकली शराब के जो है कंपोनेंट थे वो वहां से सप्लाई होते थे। तो एक बेहद ही बड़ा खुलासा है कि कैसे कानपुर के ब्रह्मनगर में प्रिंटिंग का चूंकि बड़ा कारखाना है और जो शराब के ढक्कन बनाने का एक बड़ा, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे बड़ा कानपुर ही वो हब है जहां पर ये ढक्कन तैयार होते हैं और वहीं से ये नकली ढक्कन छप करके यहाँ आने की संभावना है। जो सोर्सेस अभी तक हमें बता रहे हैं कि जो पुलिस को जानकारी मिली है वो बेहद ही सनसनीखेज जानकारी है कि किस तरीके से कानपुर में नकली शराब के होलोग्राम बनते थे, कानपुर में ही नकली शराब के स्टिकर बनते थे और वहीं पर शराब के ढक्कन तैयार होते थे और उनको लाने का काम विजेंद्र कपूर करता था, क्योंकि विजेंद्र कपूर अपने इंक और जो सैनिटाइजर के स्टिकर और बाकी बॉटल और कंपोनेंट थे उन्हीं की आड़ में ये शराब के भी ये सारी चीजें लेकर के आया करता था और माफियाओं को सप्लाई करता था। तो माफियाओं से अंदर तक तार विजेंद्र कपूर के जुड़े थे। ये बात फिलहाल जांच में सामने आ रही है। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से, एसके आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र भी मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अलीगढ़ में जो शराब कांड हुआ है उस शराब कांड में अब धीरे धीरे परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं, सच सामने आ रही है। और इस मामले में विजेंद्र कपूर जिस वक्त पुलिस की हिरासत में है उसको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा किंगपिन इस पूरे प्रकरण में नजर आ रहा है वो विजेंद्र कपूर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।